तो आज हम शुरू करेंगे दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये पांचवा लॉ है जो हम पूरे माइक्रो में पढ़ने वाले हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंड हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। फिर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। तो ये चौथा लॉ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्या होता है ये लॉ, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ना देखो, ये प्रैक्टिकलिटी एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ जो प्रैक्टिकल लाइफ में समझना मुश्किल है बट कुछ हद तक हो सकता है। दो फैक्टर हुआ करते हैं, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल। सबको पता है वेरिएबल मतलब जो आउटपुट के हिसाब से चेंज होता है और फिक्स जो आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल जो मैंने दिया था कि मेरे जो शॉप था उसमें जो फ्रिज है वो मेरा फिक्स फैक्टर है कि भाई वो आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है, पर जो मेरा गर्म कोक है वो क्या हो गया, वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे इस फ्रिज में 100 कोक को ठंडा कर सकता हूँ, तो अगर किसी को मुझे 20 चिल्ड कोक देने हैं तो मैं क्या करूंगा, 20 गर्म कोक दूंगा और एक फ्रिज। दिस विल बी माई प्रोडक्शन फंक्शन, हाँ या ना। अगर मुझे किसी को 30 चिल्ड कोक देने हैं तो कितने गर्म कोक यूज करूंगा मैं, 30, और फ्रिज कितना यूज करूंगा, एक। अगर 40 चिल्ड कोक देने हैं तो 40 गर्म कोक और एक फ्रिज। 50 देने हो तो 50 गर्म कोक और एक फ्रिज, क्योंकि उस फ्रिज की कैपेसिटी कितनी है बताइए, 100। तो फ्रिज तो एक ही यूज होगा बट गर्म कोक जो है वो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे यूज होगा। तो इस फैक्टर को हम कौन सा फैक्टर बोलते थे बताइए, वेरिएबल। और ये फैक्टर को हम कौन सा फैक्टर बोलते थे, फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर मतलब जो आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा, और जो आउटपुट के हिसाब से चेंज हो रहा है उसे हम कौन सा फैक्टर कहते थे, वेरिएबल फैक्टर। क्या ये सबको समझ आया है ना। और मुझे बात बताओ, फिक्स फैक्टर हमारा कब इंकर हो जाता है, जब मेरा आउटपुट क्या हो, जीरो। फिक्स फैक्टर तो तभी इंकर हो जाता है जब मेरा आउटपुट क्या होता है, जीरो। उसके बाद तो जो इंकर होगा वो कौन सा फैक्टर होगा, वेरिएबल फैक्टर। ये चीज हमने पिछले क्लास की थी। अब इसी को एग्जांपल लेके समझो कि ये मेरी एक मशीन है और इस मशीन में ना मैं कंस्ट्रक्शन का काम होता है, पर ये मेरी ना काफ़ी फ्यूचर जनरेशन वाली मशीन है जिसके अंदर आप 4 काम कर सकते हो। एक घर बनाने के लिए सबसे पहले सिविल का काम होता है। तो इस फेज में ये मशीन का पहला फेज है जहां आप अपने घर का सारा सिविल का काम कर सकते हो। बताता हूँ, फर्नीचर, वायरिंग और पेंटिंग। मतलब ये कैसी मशीन है, देखो आज के टाइम पे अपने जो घर बनते हैं ना वो काफ़ी टाइम लेता है, 3 महीने 2 साल 5 साल, क्योंकि प्रोसेस बेस्ड होता है। पहले सिविल का काम होगा, फिर वायरिंग होगी, फिर फर्नीचर आएगा, फिर पेंटिंग होगी। तो सब एक के बाद एक स्टेप है। पर तुम्हें पता है चाइना में 12 दिन में बड़ा हॉस्पिटल बन जाता है। कैसे बना लेते हैं, इसको बोलते हैं असेंबलिंग करना। असेंबलिंग का मतलब ये है कि सब एक जगह अलग अलग जगह बना दो, आके एक जगह खाली क्या कर दो, इकट्ठा। जैसे बेड कहीं और बन रहा है, कबर्ड कहीं और बन रहे हैं, राइट। एक जन खाली घर जाके क्या कर रहा है, कलरिंग, बाकी सब लाके वो लोग उस पर क्या कर देते हैं, असेंबल। तो जमाना बदल चुका है। हम इसी को एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि इस मशीन के मेरे 4 फेज है। ये मशीन 4 फेज में एक साथ काम कर सकता है। मतलब किसी का सिविल का काम चल रहा हो तो किसी के घर का वायरिंग का काम इधर हो सकता है, किसी के घर का पेंटिंग का काम इधर हो सकता है और किसी के घर का फर्नीचर का काम। मतलब चारों घरों का एक साथ पैरेलली मैं काम कर सकता हूं। इस मशीन की ये खास बात है। समझ आ गया। और ये कौन सा फैक्टर है बताइए, मेरा फिक्स फैक्टर। समझ आया, क्लियर। चारों काम एक साथ हो सकते हैं, क्लियर। नाउ अब अज्यूम करो दिस बिकम्स माय फिक्स फैक्टर। मैं एक वेरिएबल फैक्टर को ऐड करता हूं और वो वेरिएबल फैक्टर मेरा कौन है, लेबर। तो लेबर वेरिएबल क्यों है, क्योंकि जितना आउटपुट ज्यादा उतने ज्यादा लेबर चाहिए, और मशीन तो एक ही रहेगी। तो वो मेरा कौन सा फैक्टर हो गया बताइए, फिक्स्ड फैक्टर। कौन सा फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर। अब अज्यूम करो कि मैंने पहला वेरिएबल फैक्टर यूज किया और उसने सिविल पे काम किया। अब एक बात बताओ, जब वो एक ही बंदा है तो क्या चारों काम एक साथ चल पाएगा, एक काम चलेगा बाकी सब काम पड़े रहेंगे आइडल, बाकी सारे फेज क्या रहेंगे, आइडल। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मेरे बाकी जो जितने भी एरिया है वो सारे क्या पड़े, आइडल पढ़ रहे हैं, राइट। क्योंकि
मेरे और वेरिएबल फैक्टर्स नहीं है। समझ आया, राइट? तो अज्यूम करो कि उस एक ने इक्वली एफिशिएंट करके कितना प्रोडक्शन किया पता है? 4 घर बनाए। एक साल में कितने घर बनाए बताइए? 4। अज्यूम करो। क्लियर? दूसरे ने, और वो इक्वली एफिशिएंट था, जो दूसरा बंदा है वो भी इक्वली एफिशिएंट था। अगर एक ने 4 बनाया तो दो ने मिलकर कितने बनाएंगे? 8 बनाएंगे। अगर एक 4 बनाता तो दो मिलकर कितने बनाएंगे? 8। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं सर, दो ने मिलकर बनाए 9। सवाल है कि सर अगर एक ने 4 बनाए तो दो मिलके 8 बनने चाहिए, एक एक्स्ट्रा क्यों बना? और ऑलरेडी आपने बोल दिया सर दोनों इक्वली एफिशिएंट है, मतलब दोनों एक ही कैटेगरी के। तो द आंसर इज, इसी को हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। क्या कहते हैं इसको? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। सर इस लाइन का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। मतलब पहले ने 4 बनाए पर दूसरे ने मिलके कितने बनाए? 5। दूसरे के आने से एक एक्स्ट्रा बन गया। सर क्यों? अब ध्यान से सुनना। उसका पहला कारण है फिक्स फैक्टर का बेटर यूटिलाइजेशन। क्या कहा मैंने? फिक्स फैक्टर का बेटर यूटिलाइजेशन। सर कहने का मतलब यह है कि जब वो अकेला था तो कितने यूनिट्स आइडल पड़े थे? 3। हाँ या ना? अब 2 जन मिलके काम कर रहे हैं तो खाली कितने यूनिट आइडल पड़े हैं? 2। एटलीस्ट 2 फेज एक साथ काम चल रहा है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। अरे हाँ या ना? और दूसरा, ये हमेशा याद रखना, इसे कहते हैं स्पेशलाइजेशन। क्या होता है स्पेशलाइजेशन? ध्यान से सुनना। समझो अगर मुझे 4 काम दिया, दूसरा मतलब 2 क्लाइंट के 4 काम दिए और 4 क्लाइंट के 2 काम दिए, खाली किसमें मैं बेटर रहूंगा? 4 क्लाइंट के 2 काम। इसका कारण क्या है? क्योंकि आप एक ही काम बार बार करते हो ना, तो उस काम में क्या हो जाते हो? स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज मतलब कि वो आप इतना एफिशिएंटली करते हो कि आपकी प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट रहती है। तो जब ये अकेला था तो ये 4 काम देखता था। अब 2 जन है तो एक जन खाली क्या काम देखता है? सिविल और फर्नीचर। और एक जन खाली क्या देखता है? पेंटिंग और वायरिंग। मतलब काम लिमिटेड तो स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन ज्यादा। काम लिमिटेड, स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन ज्यादा। क्या चीज समझ आई? और इसी वजह से एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ। तो कितने कारण थे बताइए? 2। पहला कारण क्या था बताइए? फिक्स फैक्टर का बेटर यूटिलाइजेशन। और दूसरा स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन। जब तक स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन है तब तक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी समझ आया? सर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या? प्रोडक्शन तो अगर 8 होता तो भी कह सकते हैं प्रोडक्शन बढ़ा। प्रोडक्टिविटी कब बढ़ती है बताइए? जब एक ने 4 बनाया और दूसरे ने आके कितना बनाया? 5। तो मैं कहता हूं पर लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ी। समझ आया? तीसरा आया, 3 ने मिलके बनाए कितना? 15। मतलब उसके आने से कितना एक्स्ट्रा बना? 6। 3 ने मिलके कितने बनाए? 15। उसके आने से कितना एक्स्ट्रा बना? 6। तो क्वेश्चन है सर क्यों? बहुत सिंपल है गाइस। अब 3 काम एक साथ चलेंगे तो आइडल कितना रहेगा? खाली 1। पहले 2 आइडल होते थे, पहले 3 आइडल होते थे, फिर 2, अब 1। तो भाई फिक्स फैक्टर का बेटर यूटिलाइजेशन होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? दूसरा, 3 जन है, एक जन खाली क्या देखेगा बताओ? सिविल। खाली सिविल ही देखेगा। मतलब पहले वो 2 काम संभालता था, अब वो खाली क्या संभाल रहा है? 1। तो हाई लेवल ऑफ क्या हो रहा है? स्पेशलाइजेशन। अब एक और जन खाली क्या संभाल रहा है? फर्नीचर। और सिर्फ एक ही ऐसा जन है जो क्या संभाल रहा है? 2 काम। तो स्पेशलाइजेशन भी बढ़ा, फिक्स फैक्टर का बेटर यूटिलाइजेशन भी हुआ, इसीलिए प्रोडक्टिविटी बढ़ी। चौथा आया, क्या अभी भी स्कोप है स्पेशलाइजेशन का? हाँ। क्या अभी भी फिक्स फैक्टर का बेटर यूटिलाइजेशन है? हाँ। और इसीलिए चौथे ने 4 ने मिलकर कितने बनाए? 22 घर। मतलब चौथे के आने से कितना एक्स्ट्रा बना बताइए? 7। सर क्यों? क्योंकि अब कोई भी फेज आइडल पड़ा और हमारा फिक्स फैक्टर उसके आइडियल रेशियो पे, मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन पे, फर्स्ट। एंड सेकेंड,
स्पेशलाइजेशन के हम सुप्रीम लेवल पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि हर कोई सिर्फ एक ही काम बार बार कर रहा है। कितने घरों के लिए? 22 घरों के लिए। समझ आया? क्लियर? तो बताइए इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? बताइए। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। सर व्हाट डू मीन बाय टीपी एंड व्हाट डू मीन बाय एमपी? टीपी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन और एमपी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन कहता है कि सारे वेरिएबल फैक्टर्स को जब आप ऐड करके प्रोडक्शन अमाउंट निकालते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? टोटल प्रोडक्शन। वही मार्जिनल प्रोडक्ट बोलता है चेंज इन टीपी। क्या बोलोगे? चेंज इन टीपी व्हेन वन मोर वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विथ फिक्स फैक्टर। टीपी में कितना चेंज आया जब एक और वेरिएबल फैक्टर को किधर कंबाइन किया? फिक्स फैक्टर। क्या चीज क्लियर? तो बोलो क्या लिखेंगे? चेंज इन टीपी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विथ फिक्स फैक्टर। समझ आया? क्लियर? एमपी मतलब कितना टीपी में चेंज आया। तो पहले के आने से कितना बना? 4, फिर दूसरे के आने से 5, तीसरे के आने से 6 और चौथे के आने से 7। और क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। क्लियर? पांचवा आया, तो क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ने का स्कोप है? नहीं है। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन क्यों नहीं है सर? क्योंकि फिक्स फैक्टर आपका फुल्ली यूटिलाइज है। स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन भी नहीं है। अब ज्यादा क्या कर सकता है कि भाई जब ये लोग रेस्ट करें तब काम कर सकता है, या इनको कुछ फटाफट हेल्प कर सकता है। प्रोडक्शन का स्कोप, प्रोडक्टिविटी का स्कोप नहीं है, तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा पर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। तो उसके आने से खाली कितने घर बने बताइए? 3 एक्स्ट्रा बने खाली। क्यों 3 एक्स्ट्रा बने? क्योंकि कहीं फिक्स फैक्टर आइडल था? नहीं। स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन था? नहीं। तो उसका खाली क्या था कि भाई जब लेबर आराम करे तब वो काम कर ले, या उनको असिस्ट कर ले कुछ ना कुछ कामों में। इससे प्रोडक्शन बढ़ गया, पर क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ी? नहीं। क्यों नहीं बढ़ी प्रोडक्टिविटी? क्योंकि स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं है। फिक्स फैक्टर ऑलरेडी फुल्ली यूटिलाइज हो चुका है। अरे समझ आया? क्लियर? हो सकता है 6th के आने से कुछ खास प्रोडक्शन में चेंज ना हो। सर क्यों नहीं हो पा रहा? ये मशीन की एक लेवल है, एक लिमिट है, उससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकता ना। फॉर एग्जांपल तुम्हारा कंप्यूटर का प्रोसेसर देख लो, एक एप्लीकेशन हो, 2 एप्लीकेशन हो, 4 एप्लीकेशन हो, अच्छे से काम करेगा। इतने सारे डाल दोगे तो वो मशीन अच्छे से काम कर पाएगा? क्योंकि मशीन की एक कैपेसिटी होती है, मशीन की कैपेसिटी से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। यही चीज कह रहा हूं। समझ आया? क्लियर? सर प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है पर प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है? कम। सुनाई दिया जो मैंने कहा? प्रोडक्शन बढ़ रहा है पर प्रोडक्टिविटी, क्या कारण? एक तो सर फिक्स फैक्टर ऑलरेडी फुल्ली यूटिलाइज हो चुका है, अब और स्पेशलाइजेशन का भी स्कोप नहीं है। इस स्टेज को बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। मतलब फैक्टर कौन सा अप्लाई किया? वेरिएबल। उसे रिटर्न तो मिला, पर रिटर्न कैसा होता जा रहा है बताइए? डिमिनिश होता जा रहा है। इस स्टेज को बोलते हैं डिमिनिशिंग। इस स्टेज को क्या बोलते हैं बताइए? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। गाइस क्लियर? एक ऐसा स्टेज भी आ सकता है जहां उसको ऐड करने से प्रोडक्शन में कोई चेंज ही ना हो। क्यों सर? कोई काम ही नहीं होगा। एक लेवल के बाद देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे यहाँ क्लासेस की प्रेमाइसिस में लेट्स से इस क्लास में 25 बच्चे बैठ सकते हैं, उस क्लास में लेट्स से 35 बच्चे बैठ सकते हैं, इस क्लास में लेट्स से 20 बच्चे बैठ सकते हैं। ठीक है? अब इसके बाद मैं और बढ़ा सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि मेरा फिक्स कैपिटल ऑलरेडी फुल्ली यूटिलाइज हो चुका है। तो अब अगर एक और टीचर को मैं ला दूंगा तो वो आइडियली बैठा रहेगा, उससे प्रोडक्शन बढ़ने वाला कौन रोक रहा है? फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर एक लेवल के बाद आप ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। अरे समझ आया? एक ऐसा स्टेज भी आ सकता है कि एक और आने से उल्टा प्रोडक्शन कम हो गया। उल्टा प्रोडक्शन चलो और कम कर देते हैं। लेट्स से उसके आने से प्रोडक्शन और
कम हो गया। सर ये क्या है, ऐसा क्यों होगा? सर ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन बिहेवियर। एक काम के लिए जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि ज़्यादा लोग काम को उल्टा बिगाड़ देते हैं। सर ऐसा थोड़ी होता है ना। क्यों होता है मैं बताता हूँ। समझो कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जन हैं। काम के लिए सिर्फ 6 जन की ज़रूरत है, 4 जनों की ज़रूरत नहीं है। तो जब 4 जनों की ज़रूरत नहीं तो वो आराम से पड़े रहेंगे। जब वो आराम से पड़े रहेंगे तो क्या मेरी इच्छा होगी मेहनत करने की? मैं भी उससे इंस्पायर होके आराम करूंगा और मेरी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम। सर ऐसा होता है, हाँ सर, गवर्नमेंट जॉब में देख लो। गवर्नमेंट जॉब में क्या करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करते हैं, जितनी ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा लोग को। उस चक्कर में क्या होता है, काम इतना कम, लोग इतने ज़्यादा, प्लस उतने आलसी हो जाते हैं। लंच टाइम मतलब लंच टाइम पे जाने का, शाम के टाइम मतलब शाम के टाइम जाने का। तो ये जो माहौल है वो क्यों बनता है, बिकॉज ज़्यादा लोग हैं। क्या ये प्राइवेट कंपनी में पॉसिबल है? प्राइवेट में तो हमेशा कम ही रखते हैं, पूरा वसूलते हैं, तो वहाँ पे आपकी एफिशिएंसी सबसे हाईएस्ट होती है। क्या ये समझ आया? राइट। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रोडक्शन कम भी हो, इस स्टेज को क्या बोलते हैं गाइस, कम ऑन, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। मतलब प्रोडक्शन करने से उल्टा रिटर्न क्या हो गया, नेगेटिव। क्या है क्लियर? इसी को कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं बताओ? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि एज मोर एंड मोर ऑफ विच फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर किसके साथ कंबाइन हो रहा है, फिक्स फैक्टर के साथ। एज मोर एंड मोर ऑफ विच फैक्टर गाइस, कम ऑन, वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विथ फिक्स फैक्टर। इनिशियली आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होने वाला है, ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। फिर एक ऐसा स्टेज होगा जब आपकी प्रोडक्टिविटी, एमपी मतलब प्रोडक्टिविटी की बात करता है, कम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं गाइस, कम ऑन, डिमिनिशिंग। एक ऐसा स्टेज भी आता है जब एमपी क्या हो जाता है, जीरो, और एक और स्टेज आता है जहाँ एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव, और नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। गाइस क्लियर? क्या बोला, एज मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर किससे कंबाइन हो रहा है, फिक्स फैक्टर। इनिशियली आपका एमपी क्या होगा, बढ़ेगा, फिर एमपी क्या होगा, डिक्लाइन, फिर एमपी क्या होगा, जीरो, और फिर एमपी क्या होगा, नेगेटिव। क्या ये पूरा समझ आया? क्लियर? समझ आया? फिर से, एज मोर एंड मोर ऑफ विच फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर क्या था मेरे एग्जांपल में, लेबर, किससे कंबाइन होंगे, फिक्स फैक्टर, जो कि क्या है, मशीन। तो इनिशियली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, फिर प्रोडक्टिविटी घटती है, फिर प्रोडक्टिविटी जीरो होती है, और फिर प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो जाती है। क्लियर? सर एमपी का मतलब अभी तो बताया था, बोलो। अरे डेफिनेशन, चेंज इन, बस इतना, व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ विच फैक्टर is combined with fixed factor, when more unit of variable factor is combined with fixed factor, तो इसको क्या बोलते हैं, एमपी। क्लियर? एमपी का डायग्राम कैसे होगा, तो एमपी का डायग्राम, अच्छा इस चैप्टर में हम लोग कम से कम 15 से 16 ग्राफ करने वाले हैं। तो एंड डिमांड में तो एक ही ग्राफ था, उसको हम राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड बस, वो जो भी है यहाँ पे हर एक अलग अलग ग्राफ है। ध्यान से सुनना। अब एमपी कैसा होता है बताओ। देखो यहाँ पे मैंने एमपी बनाया और यहाँ पे मैंने बनाया वेरिएबल फैक्टर, कि भाई जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर ज़ीरो होगा, और फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
सर क्लियर। अब देखो गाइस क्या है कि मैं जो अभी आगे शॉर्टकट बताने वाला हूँ सर, इसकी क्या ज़रूरत है, ज़रूरत होगी तो रीज़न इतने सारे ग्राफ है नहीं क्लिक होता है। और अगर मुझे ग्राफ बनाना आ गया तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एम पी इनिशियली इंक्रीज, देन एम पी डिक्रीज, देन एम पी जीरो, देन एम पी नेगेटिव। मतलब मैं ग्राफ देख के भी डायरेक्टली बोल सकता हूँ। तो याद रखना एम पी, पी मतलब पहाड़, पहाड़ ऐसे ही तो बनाते हैं। पहाड़ कैसे बनाते हैं, ऐसे ही तो बनाते हो। अरे ब्रो, द एम इज नॉट टू प्रूव मी कि सर पहाड़ ऐसा नहीं बनता, इस तरह से पहाड़ दिखता है, तुम आज से ऐसे ही पहाड़ को देखोगे। क्लियर, दिस इज योर व्हाट, एम पी। क्लियर, समझ आया। राइट, अब हम किसके बारे में बात करेंगे। अरे पी, पी मतलब पहाड़। हाँ ब्रो, हाँ पहाड़ ऐसे बना देने का। हाँ तो ऐसे से फिर ऐसे से मत बना देना पहाड़। ये बोला सर हम तो ऐसा, ये मत बना देना। लेट्स टॉक अबाउट टीपी। टीपी का मतलब क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन व्हेन ऑल द वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद विच फैक्टर, फिक्स फैक्टर। थोड़ा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा अलग है। सर इनिशियली जब तक एमपी बढ़ता है ना तो टीपी तो बढ़ता है। ध्यान से देखो, अगर तुम इस ग्राफ को ध्यान से देखो, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। दो मिनट, हाँ। ये एक पार्ट और ये एक पार्ट। तो दोनों पार्ट में अगर तुम ध्यान से देखो तो टीपी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर में भी और डिमिनिशिंग में। फर्क क्या है पता है, एक रेट का फर्क है। एक कितने से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से, 5 6, फिर 5 से बढ़ा, फिर कितने से बढ़ा, 6 से, फिर कितने से बढ़ा, 7। अब यहाँ पे बढ़ तो रहा है बट रेट क्या हो चुका है बताइए, कम। तो इन फर्स्ट स्टेज पे टीपी बढ़ तो रहा है, टीपी बढ़ तो रहा है बट कौन से रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट, क्योंकि एमपी भी बढ़ रहा है। तो वो होता है ऐसा। क्योंकि टीपी बढ़ तो रहा है बट क्या रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट। फिर जब एमपी गिरता है तो क्या टीपी गिरता है, नहीं, क्योंकि एमपी पॉजिटिव है। एमपी गिरता है तो टीपी गिरता नहीं है, मतलब प्रोडक्शन कम हुआ है, सॉरी प्रोडक्टिविटी कम हुई है, प्रोडक्शन तो हो रहा है। तो टीपी बढ़ेगा बट क्या रेट से बढ़ेगा बताओ, डिक्रीजिंग रेट। समझ आया। और फिर जब एमपी नेगेटिव होता है तब टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। इट्स क्लियर। तो इसको अगर एक लाइन में बनाना हो तो ऐसे, हाँ होगा ना, एस। अगर तेरा एस बना यहाँ से तो तूने सही बना है, अगर एस नहीं बन रहा है तो तूने गलत बना है। कैसे क्लियर हुआ। पर किस चीज़ों का ध्यान रखना है, जब एमपी का हाईएस्ट पॉइंट है वही उस स्टेज के बाद टीपी विल इंक्रीज एट विच रेट, डिमिनिशिंग रेट। तो बताओ जब एमपी बढ़ता है तब टीपी बढ़ता तो है बट क्या रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। तो बताओ जब एमपी बढ़ता है टीपी बढ़ता तो है बट क्या रेट से, इंक्रीजिंग रेट। जब एमपी घटता है तो टीपी बढ़ता तो है बट क्या रेट से, डिमिनिशिंग। और जब एमपी नेगेटिव होता है तब टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। कहीं समझ आया। इसको ऐसे समझो यार, गाड़ी का है, गाड़ी की स्पीड है। तो जब तुम पेडल करते हो तो गाड़ी एकदम फास्ट पेस से बढ़ता है, तुम एक्सीलेटर देखना, वो तुम्हें स्पीड बताएगा, 10 से बढ़ा, 20 से बढ़ रहे हो, 30 से बढ़ रहे हो, स्पीडोमीटर ब्रो। राइट, जैसे मतलब जैसे तुम पेडल देते हो स्पीड, मतलब गाड़ी बढ़ रही है बट क्या, हर बार रेट बढ़ रही है। पर जैसे ही तुमने पेडल से अपना पैर हटाया तो क्या गाड़ी रिवर्स चली जाएगी, गाड़ी बढ़ेगी बट स्पीड धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम। हाँ मैम रुक जा, समझ आया गधो। इसी को समझो कि प्रोडक्टिविटी मतलब योर स्पीड। सो व्हेन यू
प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, बट क्या रेट से बढ़ेगा? इंक्रीजिंग रेट। पर जैसे ही प्रोडक्टिविटी कम, जैसे ही आपने ब्रेक हटा दिया, गाड़ी बढ़ेगी कि रुक जाएगी? बढ़ेगी, पर स्पीड धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम। तो टीपी बढ़ेगा, बट क्या रेट से बढ़ेगा? डिमिनिशिंग रेट। एक वक्त गाड़ी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, है ना, और फिर रिवर्स लिया तो टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। इसी को मैंने समझाया कि देखो गाइस, इधर जब यहाँ पे एमपी बढ़ रहा है, ये स्टेज को जब एमपी बढ़ रहा है मतलब एक्सीलरेटर लगाया तो टीपी बढ़ा, पर क्या रेट से बढ़ा? इंक्रीजिंग रेट। जैसे ही एक्सीलरेटर हट गया मतलब प्रोडक्टिविटी कम हो गई, तो क्या गाड़ी रुक जाएगी? टीपी बढ़ेगा, बट डिमिनिशिंग रेट से। एक स्टेज ऐसा आ जाएगा जहां फुल ब्रेक लग जाएगा, तो वहां पे आपका प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा? स्टॉप, मैक्सिमम। क्या उससे आगे गाड़ी जा पाएगी? नहीं, ये उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा। जहां क्या लग जाएगा बताइए? फुल ब्रेक, दैट इज एमपी जीरो, टीपी रीच टू इट्स मैक्सिमम पॉइंट। और जहां आप रिवर्स गियर लगा दोगे, मतलब जहां प्रोडक्टिविटी नेगेटिव, वहां टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। अरे समझे, है ना? तो समझो, अगेन एक और तरीके समझाओ। ये रास्ता है और गाड़ी यहाँ से जा रही है, तो जब तक आपने पेडल लगाया गाड़ी यहाँ तक गई, फिर जैसे ब्रेक हटाया गाड़ी आगे बढ़ेगी, बट धीरे धीरे बढ़ेगी। जैसे ही ब्रेक लगा, रुक गया, और फिर वापस क्या हो गया? गाड़ी रिवर्स। अरे समझे? क्लियर? क्या टीपी कभी यहाँ आ सकता है जीरो? क्या टीपी कभी यहाँ आ सकता है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर गधा थोड़ी है कि उसको जैसे पता चल रहा है एक और डालने से प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है? नेगेटिव, तो मैं अपने प्रोडक्शन को और वेरिएबल फैक्टर को ऐड नहीं करूंगा ना। क्या ये पूरा समझ आया? इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। हमने एमपी समझा और हमने क्या समझा बताइए? टीपी। क्या ये क्लियर? अच्छे से क्लियर? अब हम पढ़ेंगे क्या बोला मैंने? द कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। मैंने पहले ही बता दिया था, बस बताया। पहला कारण क्या बताया था मैंने? कि फिक्स फैक्टर का अभी तक फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। राइट? तो इनिशियली आपका कहना इसे फिक्स फैक्टर जो है वो कैसा होता है बताइए? अंडर यूटिलाइज्ड। यही चीज मैंने बताया था, याद है? वो मेरे एग्जांपल में एक ही फेज चालू था, बाकी तीनों फेज आइडल थे। तो जैसे जैसे और वेरिएबल फैक्टर को आप किसके साथ कंबाइन करोगे, तो आपकी एमपी जो है वो क्या होने वाला है? बढ़ने वाला। क्या पहला पॉइंट समझ आ गया? दूसरा पॉइंट क्या बताइए? डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन व्हाट? एफिशिएंसी। सर इसका मतलब क्या है डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी? याद है मैंने कहा था स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन। सर काम को काम के बेसिस पे लोगों को डिवाइड कर रहे हो, क्लाइंट के बेसिस पे नहीं। जैसे एक बंदा खाली फिर क्या काम करेगा? पेंटिंग। एक बंदा सिर्फ क्या काम करेगा बताइए? इलेक्ट्रिशियन का। एक बंदा खाली क्या काम करेगा बताइए? सिविल का। एक बंदा खाली क्या काम करेगा? फर्नीचर का। मतलब आपने डिवाइड किया है बंदे को बेस्ड ऑन वर्क, तो उससे आपकी क्या बढ़ती है बताइए? एफिशिएंसी। राइट? इसी को यहां पे लिखा हुआ है कि जब आप और एप्लीकेशन करते हो, किस चीज का एप्लीकेशन करते हो बताइए? ऑफ वेरिएबल फैक्टर विद व्हाट? एप्लीकेशन मतलब यूज करना। तो यहां पे क्या होने वाला है? प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि काम के बेसिस पे लोगों को डिवाइड कर रहे हो। भाई तू पेंटिंग कर, तू फर्नीचर कर, तो जब आप प्रोसेस बेस करोगे तो उससे क्या बढ़ती है? एफिशिएंसी। और इसकी वजह से ही इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होता है। और तीसरा कारण क्या है? गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन विच फैक्टर?
बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल एक और तरीके से समझ लो एक टैंक है, और इस टैंक में ना, जो भी जैसे भी टैंक है, एक जगह है जो ऑब्वियसली अटैक करता है, एक है जो स्टीयरिंग संभालेगा, एक है जिसका काम होगा कि पावर फ्यूल डाले, क्योंकि फ्यूल के बिना गाड़ी चलेगी नहीं, और एक है जो स्ट्रेटजी बनाएगा कैसे अटैक करना है। अब हम समझो, मतलब इस टैंक में कितने लोग चाहिए जिससे एकदम बेस्ट वे से वो टैंक काम करे? 4। तो अगर खाली एक ही बंदा होता तो जैसे ही दूसरा बंदा आएगा, क्या दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा? 100% बढ़ेगा, क्योंकि 2 लोग हैं तो एक बोलेगा भाई मैं टैंक और स्ट्रेटजी बनाता तो फ्यूल डालता जा और एम करता जा। तीसरा है तो कोऑर्डिनेशन और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बोलेगा भाई मैं अटैक करता हूँ, बाकी तो 2 काम कर ले, और एक बंदा खाली क्या करेगा? स्टीयरिंग संभालेगा। मतलब, और 4 आए तो कोऑर्डिनेशन उसके हाईएस्ट लेवल पे, क्योंकि एक बंदा खाली क्या बनाएगा? स्ट्रेटजी। एक बंदा सिर्फ चलाएगा उसके हिसाब से, एक बंदा खाली एम करेगा, और एक बंदा जो है वो खाली फ्यूल करेगा। मतलब वो टैंक और वो वेरिएबल फैक्टर का बेस्ट यूटिलाइजेशन है। तो इसलिए कहते हैं कि इनिशियली जब आप और वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करते हो तो उनके बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन होता है? गुड कोऑर्डिनेशन। क्या चीज क्लियर? समझ आया? तो बताइए, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर के कितने पॉइंट्स है? 3। पहला, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। सेकेंड, डिविजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। और तीसरा, गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर। क्या चीज क्लियर? समझ आया?